हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 84 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, द कॉज ऑफ वाइटर इज ऑप्शन ए आयोडीन की कमी, ऑप्शन बी आयोडीन की अधिकता, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी, ऑप्शन डी विटामिन ए की अधिकता। घेगा रोग का कारण क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन की कमी। Goiter, a goiter is a swelling in the neck that occurs when the thyroid gland enlarges. The thyroid is a small gland in the neck that produces hormones. Goiters can be caused by a number of factors, including iodine deficiency, the most common cause of goiter worldwide. जो वर्ल्ड वाइड काज है ग्वाइटर का, जो मोस्ट कॉमन काज है वो क्या है? आयरन की डिफिशियंसी है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड नोड्यूल्स और कैंसर, प्रेगनेंसी, थायराइडाइटिस, सर्टेन ड्रग्स, स्मोकिंग, लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, सेलेनियम एंड विटामिन ए एंड जेनेटिक कंडीशन। तो इस प्रकार जो ग्वाइटर होता है ये स्वेलिंग होती है नेक में। ये तब होती है जब आपके थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, और इसके कई कारण होते हैं। जो इसका मेन कारण है ये क्या है? आयोडीन की डिफिशियंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन के लिए कौन सी साइट काम में ली जाती है? ऑप्शन ए फीमोरल वेन, ऑप्शन बी सबक्लेवियन वेन, ऑप्शन सी इंटरनल जुगुलर वेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जो सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन होता है तो किस साइड से ये कैथेटराइजेशन किया जाता है? यहाँ पर ये फीमोरल वेन भी है, सबक्लेवियन वेन भी है और इंटरनल जुगुलर वेन भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से सेंट्रल वीनस कैथेटर यहाँ से अलग अलग जगह से डाला गया है। यहाँ से तो सबक्लेवियन वेन में भी है, फीमोरल वेन में भी है और इंटरनल जुगुलर वेन में भी यहां से कर सकते हैं। सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड सेंट्रल वीनस कैथेटर into large vein in the body. The catheter is usually inserted into the internal jugular, subclavian or femoral vein and advanced until it is in the superior vena cava, inferior vena cava or right atrium. Next question, most disabling symptom of Parkinson's disease is? पार्किंसन रोग का सबसे अधिक अक्षम करने वाला लक्षण है ऑप्शन ए ब्रेडिकाइनेसिया, बी ट्रेमर, सी रिजिडिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रेडिकाइनेसिया एक मोस्ट डिसेबलिंग सिम्टम है पार्किंसन डिजीज का। ब्रेडिकाइनेसिया इज अ मेडिकल टर्म फॉर स्लोनेस ऑफ मूवमेंट और डिफिकल्टी इनिशिएटिंग मूवमेंट। गति शुरू करने में जब समस्या होने लगती है, कोई प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसको क्या बोला जाता है? ब्रेडिकाइनेसिया बोला जाता है। Slow movement, it can take longer to stand up, button, assert or perform other action. Reduced automatic movements, you might not swing your arms while walking, blink as much. Abnormal stillness, you might appear abnormally still. Next question देखेंगे। सेंट्रल वीनस कैथीटर डालते समय एक मरीज को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, इसका संभावित कारण है ए प्लूरल इफ्यूजन, बी न्यूमोथोरेक्स, सी ब्रोंकाइटिस, डी एम्फाइसीमा। सेंट्रल वीनस कैथीटर डालते समय मरीज को क्या होता है? कभी कभी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। इसका जो संभावित कारण होता है ये होता है क्या? न्यूमोथोरेक्स। अब आगे समझेंगे न्यूमोथोरेक्स क्या होता है। A pneumothorax, also known as collapsed lung, is a condition that occurs when air builds up in the pleural space between the lung and chest wall.
दिस बिल्डअप ऑफ एयर कैन कॉज द लंग टू कोलैप्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड व्हेन यू इनहेल। जब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये लंग्स हैं दो, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो ये नॉर्मल लंग्स है और ये कोलैप्स्ड लंग्स है। तो लंग्स जब कोलैप्स हो जाता है तो वो कंडीशन न्यूमोथोरेक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर्फिज्म का कारण है ए हाइपरपिट्यूटरिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, सी थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता, डी एड्रिनल कॉर्टेक्स के सीक्रेशन में वृद्धि। तो जो डॉर्फिज्म का जो कारण होता है ये होता है हाइपोपिट्यूटरिज्म। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पर देखेंगे। हाइपोपिट्यूटरिज्म एक रेयर कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती है। यह तब होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस में कोई विकार या क्षति होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के आधार पर स्थित मटर के आकार की ग्रंथि है। यह शरीर की मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह ग्रंथि सामान्य रूप से 8 अलग अलग हार्मोन निकालती है। ये हार्मोन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, बीपी और बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो हाइपोपिट्यूटरिज्म के कारण बौनापन की समस्या आती है और ये एक रेयर कंडीशन है। इसमें जब पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से हार्मोन्स का डेवलपमेंट नहीं कर पाती है तो ये कंडीशन पैदा होती है। हाइपोपिट्यूटरिज्म के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस हार्मोन की कमी है। इस प्रकार से होता क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हार्मोन्स निकालते हैं, तो अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग काम होता है। तो जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स कम निकलने लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यदि ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो इससे शरीर के ग्रोथ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इस प्रकार से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के कई फंक्शंस को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फियोक्रोमोसाइटोमा है एक कैटिकोलामाइन सीक्रेटिंग ट्यूमर फाउंड इन एड्रिनल मेडुला, कैटिकोलामाइन सीक्रेटिंग ट्यूमर फाउंड इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, रीनल ट्यूमर, लंग कार्सिनोमा। यहाँ पर आपको बताना है कि फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैटिकोलामाइन सीक्रेटिंग ट्यूमर फाउंड इन एड्रिनल मेडुला। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा एक दुर्लभ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है जो एड्रिनल ग्रंथि में बनता है। तो ये क्या है, एक रेयर एंड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है और ये कहाँ बनता है, एड्रिनल ग्लैंड में बनता है। यह कैटिकोलामाइन स्रावित करने वाला ट्यूमर है। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे हार्ट बीट का बहुत तेज चलना, ज्यादा पसीना आना, खड़े रहने पर चक्कर आना, तेज सांस चलना, ये कुछ लक्षण है फियोक्रोमोसाइटोमा के। तो ये होता क्या है कि एड्रिनल मेडुला में बनने वाला एक प्रकार का कैंसर है। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर जो कैंसर होते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या है कि ये धीरे धीरे बढ़ता है। अचानक से कैंसर में चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और जब इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। और इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है। यदि इसमें कैटिकोलामाइन की मात्रा उपस्थित है तो ये समझा जाता है कि ये कैंसर के होने की संभावना अधिक है। इस फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये एड्रिनल ग्लैंड्स दी गई हैं, किडनी के ऊपर ये हेल्दी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का आकार थोड़ा सा बढ़ गया है और ये यहाँ पे डार्क स्पॉट भी आ गए। तो इसका मतलब है कि ये अधिक मात्रा में एड्रिनेलिन हार्मोन को रिलीज कर रही है, जिसके कारण कंडीशन बनेगी फियोक्रोमोसाइटोमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है 40 to 50 mg per dl, 70 to 110 mg per dl, 120 to 140 mg per dl, 10 to 20 mg per dl। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 70 से 110। ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है शरीर में, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। A normal blood glucose level for someone without diabetes is between 70 and 110 mg per dl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लंग कैंसर में मेटास्टेसिस की मोस्ट कॉमन साइट है किडनी, ब्रेन, लीवर, स्प्लीन।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लीवर। Metastasis is the spread of cancer cells from their original location to other parts of body। तो मेटास्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कैंसर सेल क्या होती है, स्प्रेड होती हैं, अपने मेन जगह से दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाती हैं और वहां भी कैंसर पैदा करती हैं। तो इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। These cells break away from the primary tumor, travel through the blood and or lymph system and form a new tumor in other organs or tissue। The newly formed tumors are called metastasis। यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये मेटास्टेसिस आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक ब्लड वेसल है जिसके ऊपर ये ट्यूमर क्या करता है, ट्यूमर इस ब्लड में आ गया है और ये फ्लो करके दूसरे जगह जाएगा, दूसरे पार्ट में जाएगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पहला है, दूसरा है। तो इस प्रकार से ब्लड के द्वारा ये कैंसर सेल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसको कंडीशन हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। एडल्ट मेल में हीमेटोक्रिट वैल्यू लगभग होती है 10 से 20%, 20 से 30%, 40 से 50% या 70 से 80%। एक नॉर्मल सामान्य जो एडल्ट मेल होता है इसमें जो हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है 40 से 50%। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब समझेंगे कि ये हीमेटोक्रिट वैल्यू होती क्या है। तो यहाँ तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैन में 40 से 50% होते हैं, चूंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। लेकिन यदि 40 to 54% है तो ये भी आपका सही आंसर है। और वुमेन में जो होती है वो 36 to 48% नॉर्मल हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है। अब समझेंगे कि हीमेटोक्रिट आखिर होता क्या है। तो हीमेटोक्रिट इज द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर बॉडी। बॉडी में कितने परसेंट आरबीसी है इसकी माप बताने के लिए जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रिट बोला जाता है। अ हीमेटोक्रिट टेस्ट कैन हेल्प ए डॉक्टर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स विद ब्लड सेल प्रोडक्शन, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो इस प्रकार से हीमेटोक्रिट की वैल्यू की जांच करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है शरीर में ये भी पता लगाने के लिए यूज करते हैं, या डिहाइड्रेशन की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से और ब्लड सेल का प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है हीमेटोक्रिट टेस्ट का। हीमेटोक्रिट लेवल कैन वेरी बेस्ड ऑन एज, सेक्स एंड रेस। एज के अनुसार, सेक्स के अनुसार और जगह जगह के अनुसार ये बदलती है हीमेटोक्रिट वैल्यू। जगह के अनुसार जैसे इंडिया में अलग सिस्टम, अलग वैल्यू होगी, हो सकता है अफ्रीका में जाने पर थोड़ा सी वैल्यू में चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ए लो हीमेटोक्रिट लेवल कैन इंडिकेट ए लो आरबीसी काउंट। यदि हीमेटोक्रिट लेवल का लो है तो इसका मतलब है कि आरबीसी काउंट लो होगा और इसमें प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जैसे कि यदि किसी का लो आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें जो डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हीमेटोक्रिट वैल्यू हमारे शरीर के कई फंक्शंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देख सकते हैं हम इस फिगर के माध्यम से कि यहाँ पर ये पूरा कंटेंट है, ब्लड भरा हुआ है इस ब्लड वेसल में। तो इसमें एक बाइल में ये ब्लड है और यहाँ पर जब ये ब्लड क्लॉट हो रहा है तो इसको आरबीसी मास बोलेंगे। तो ये ओरिजिनल ब्लड वॉल्यूम है ये पूरा। तो हीमेटोक्रिट परसेंटेज ऑफ आरबीसी मास टू ओरिजिनल ब्लड वॉल्यूम, तो कितना पूरे का कितना प्रतिशत ये आरबीसी मास है, इसको क्या बोला जाता है, हीमेटोक्रिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट फाइब्रिनोजन फ्रॉम स्टिकिंग टू प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन को प्लेटलेट से चिपकने से रोकने के लिए। ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स, ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार व रक्त के थक्के को घोलने के लिए। ऑप्शन सी, टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स एंड रेस्टोर ब्लड फ्लो, रक्त के थक्कों को घोलकर रक्त के भाव को पुनः स्थापित करने के लिए। ऑप्शन डी, टू रिड्यूस वेंट्रिकुलर एक्साइटेबिलिटी, निलयी उत्तेजना को कम करने के लिए। देखिए पहले तो ये समझते हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिक एजेंट्स दिए जाते हैं। तो ये क्यों दिए जाते हैं? तो इसका कारण होता है कि जो भी ब्लड क्लॉट्स बने हैं वो ब्लड क्लॉट्स भूल जाएं और जो भी
आपूर्ति होनी है ऑक्सीजन की ब्लड के द्वारा, वो पुनः आपूर्ति अच्छी तरह से हो सके। तो इस प्रकार से जो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसको किस लिए दिया जाता है? टू डिसॉल्व अ ब्लड क्लॉट एंड रेस्टोर ब्लड फ्लो। होता क्या है कि एमआई एक हार्ट अटैक होता है, जिसमें हम लोगों ने पहले की क्लासेस में भी ये पढ़ा हुआ है कि कोरोनरी आर्टरी में जब एक कोरोनरी आर्टरी जैसे होती है, तो जब इसमें प्लाक जमा हो जाता है किसी कारणवश, जैसे कि ये प्लाक जमा हो गया, बीएलडीएल है या एलडीएल है, इसके कारण क्या होता है, इसमें अवरोध हो जाता है, प्लाक जमा हो जाता है, जिसके कारण हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज चोक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं और उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो ये अंततः कारण बनता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्लॉट को घोलने का हमारा प्राइमरी उद्देश्य रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसको थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स देने पड़ेंगे जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स क्यों दिए जाते हैं, तो टू डिसॉल्व अ ब्लड क्लॉट एंड रेस्टोर ब्लड फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रोगी को एंटी कोआगुलेंट व एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट के रूप में आईवी मार्ग द्वारा हिपेरिन दिया जाता है। ऑप्शन ए प्रोथ्राम्बिन टाइम को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी थक्काकरण क्रियाविधि में व्यवधान के लिए, ऑप्शन सी रक्तस्राव के मामले में हिपेरिन के उदासीकरण के लिए, सी क्लॉटिंग टाइम बढ़ाने व आगे थ्रोम्बस निर्माण को रोकने के लिए। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एंटी कोआगुलेंट व एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट के रूप में क्या करते हैं, आईवी हिपेरिन दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रोथ्राम्बिन टाइम, उनका जो पीटी टाइम है उसको बढ़ाया जा सके। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। प्रोथ्राम्बिन टाइम, जिसे कभी कभी पीटी या प्रो टाइम भी कहा जाता है, रक्त के थक्के का मूल्यांकन करने के लिए एक टेस्ट है। प्रोथ्राम्बिन लीवर द्वारा निर्मित एक प्रोटीन है। यह ब्लड में मौजूद कई कारकों में से एक है जो इसे उचित रूप से क्लॉटिंग बनाने में मदद करती है। तो जो प्रोथ्राम्बिन होता है लीवर में प्रोड्यूस होता है और इसका जो काम होता है क्या होता है, क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर था पीटी टाइम को बढ़ाना है, तो क्वेश्चन ये ऐसा दिया गया था कि आईवी मार्ग के द्वारा हिपेरिन दिया जा रहा है एंटी कोआगुलेंट व एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट के रूप में। तो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पीटी टाइम को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हिपेटिक सिरोसिस के मरीज को डायूरेटिक थेरेपी दी जाती है क्योंकि ए ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखती है, बी ऑस्मोटिक प्रेशर को कम करती है, सी एल्डोस्टेरॉन की क्रिया को रोकती है, डी रेनिन की क्रिया को रोकती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका एल्डोस्टेरॉन की क्रिया को रोकती है, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हेपेटिक सिरोसिस के मरीज को डायूरेटिक थेरेपी दी जाती है क्योंकि इससे क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन की क्रिया को रोका जा सके। एल्डोस्टेरॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में वाटर और साल्ट के स्तर को नियंत्रित करना होता है, जिससे बीपी कंट्रोल होता है। अब इसमें से समझेंगे कि एल्डोस्टेरॉन और क्या क्या कार्य करता है। यह शरीर के नमक और पानी के बैलेंस को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन है, इसलिए इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड के नाम से भी जाना जाता है। यह वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर बहुत कम असर डालता है। एल्डोस्टेरॉन मूत्र निर्माण को भी प्रभावित करता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब भी बीपी बढ़ेगा तो ये एंजियोटेंसिन क्या होगा, निकलने लगता है, जिससे कि बीपी में कंट्रोल हो सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो हेपेटिक सिरोसिस के मरीज हैं उनमें डायूरेटिक थेरेपी इसलिए दी जाती है कि जो एल्डोस्टेरॉन की क्रिया है इसको रोका जा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्डोस्टेरॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। यह क्या करता है कि वाटर और साल्ट के जो लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाई बीपी के रोगी को डायूरेटिक ड्रग्स दी जाती है क्योंकि ये निम्न के द्वारा बीपी को कम करती हैं। ऑप्शन ए, पानी व पोटेशियम का उत्सर्जन, बी, सोडियम पानी व पोटेशियम का उत्सर्जन, पानी व सोडियम का उत्सर्जन, सोडियम व पोटेशियम का उत्सर्जन। तो पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब शरीर में पानी और सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसके कारण से बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी को कम करना हो तो निश्चित बात है क्या करना पड़ेगा, पानी और सोडियम को शरीर से ज्यादा निकालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक बीपी कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी व सोडियम का उत्सर्जन। ये डायूरेटिक ड्रग्स हैं, इनको देने से क्या होता है, जो भी शरीर में एक्स्ट्रा पानी है और सोडियम है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से बीपी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मरीज को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने पर नर्स द्वारा कौन से पोषक तत्व का आकलन किया जाता है? ए, प्रोटीन व वसा का अंतर्ग्रहण, बी, कैलोरी व प्रोटीन अंतर्ग्रहण एवं वजन का अभिलेखन, सी, कैलोरी अंतर्ग्रहण एवं वजन का अभिलेखन, डी, वसा व कैलोरी का अंतर्ग्रहण। तो मरीज को प्रॉब्लम है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो नर्स को कौन से पोषक तत्व का आकलन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग कैलोरी इनटेक एंड वेट। तो नर्स क्या रिकॉर्ड करेगी, कितना कैलोरी इनटेक हो रहा है और उसका जो वेट है उस कितना उसका वजन का अभिलेखन है, वो नर्स का काम करेगी। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलोरी अंतर्ग्रहण एवं वजन का अभिलेखन। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, vascular repair done by which type of sutures? Silk sutures, polyester sutures, monofilament sutures, एथीबॉन्ड sutures। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, मोनोफिलामेंटस sutures। अब यहां पर समझते हैं कि ये वेस्कुलर रिपेयर क्या होता है। वेस्कुलर रिपेयर आल्सो नोन एज वेस्कुलर सर्जरी, वेस्कुलर रिपेयर इसको वेस्कुलर सर्जरी भी कहते हैं, इज अ मेडिकल स्पेशलिटी that treats blood vessel problems with surgery, minimally invasive procedure और medical therapy। तो इसमें क्या होता है, जो भी ब्लड वेसल की प्रॉब्लम्स हैं उनको सर्जरी के द्वारा जब ठीक किया जाता है, जब उनकी सर्जरी की जाती है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसको वेस्कुलर रिपेयर बोला जाता है। और वेस्कुलर रिपेयर करने के लिए जिस सुचर का प्रयोग करते हैं उसको मोनोफिलामेंट सुचर कहते हैं। और ये मोनोफिलामेंट सुचर्स होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। मोनो मीन्स होता है सिंगल, इसलिए इसको मोनोफिलामेंटस सुचर बोलते हैं। ऑफ मटेरियल एंड आर यूज्ड इन सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये मोनोफिलामेंटस सुचर है, ये क्योंकि ये सिंगल सुचर से बना हुआ है, ये मल्टी फिलामेंट है और ये स्यूडो मोनोफिलामेंट है। ये जो कंडीशन होती है, फिर से समझते हैं इसको, वेस्कुलर रिपेयर की जो कंडीशन होती है, इसको हम लोग इसमें कौन सा सुचर यूज करते हैं, मोनोफिलामेंट सुचर यूज करते हैं। और ये जो वेस्कुलर रिपेयर होता है इसको वेस्कुलर सर्जरी भी कहते हैं। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं ब्लड वेसल की प्रॉब्लम्स का, किसके द्वारा, सर्जरी के द्वारा। और जो इसमें सुचर यूज किया जाएगा वो मोनोफिलामेंट सुचर उसको मोनोफिलामेंट सुचर्स कहेंगे। मोनो मीन्स होता है एक, तो इसमें क्या होता है, केवल सिंगल स्ट्रैंड ही यूज किया जाता है इसमें, इसलिए इसको मोनोफिलामेंट सुचर बोलते हैं।